हेलो गाइस, आप देख रहे हैं संजय स्टेडियम। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एसिटिलीन इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब एसिटिलीन किसके विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त होती है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है हमारा सोडियम सक्सिनेट, तीसरा ऑप्शन है सोडियम फ्यूमरेट, तीसरा ऑप्शन है दोनों, यानी कि दूसरा ऑप्शन था सोडियम फ्यूमरेट, तीसरा ऑप्शन दोनों, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, जो इसका सेकंड ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट है, यानी कि सोडियम फ्यूमरेट। अब ये जो सोडियम फ्यूमरेट होता है ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है HCCOO। सोडियम फ्यूमरेट की बात हम कर रहे हैं। C इधर H जुड़ा होता है और इधर होता है C, यहाँ पे जोड़ते हैं इसको C और यहाँ पे लिख देते हैं Na। ठीक है, NaOO। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि HCCOO का होल ट्वाइस। तो ये क्या है, सोडियम फ्यूमरेट। अब इस सोडियम फ्यूमरेट को हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसकी इक्वेशन के द्वारा इसको समझते हैं कि किस प्रकार से विद्युत अपघटन इसका होता है। ठीक है, तो हमने इसका जो फॉर्मूला लिखा वो क्या लिखा, HCCOO C, इधर H जोड़ देंगे बॉन्ड के साथ। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो C और C है, क्योंकि कार्बन की 4 संयुक्ता होती हैं तो 3 हो रही है पूरी, तो ये डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे और इधर की तरफ हम लिख देंगे NaOC, और ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होगा इस प्रकार से। क्लियर है। अब देखो इसका जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करते हैं हम H2 के साथ करते हैं। ठीक है, H2 के साथ हम H2O यानी कि जल के साथ हम क्या करेंगे, इसका विद्युत अपघटन। तो हमने देखा यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस हम इसका कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमें जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एसिटिलीन जो है हमें प्राप्त हो जाती है। और वो किस प्रकार से होती है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें टूट जाती हैं। एक तो CO2 गैस निकलेगी इसमें और दूसरी हाइड्रोजन गैस। तो हम यहाँ पर CO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। ठीक है, और एसिटिलीन गैस हमें प्राप्त हो जाएगी। तो बाकी जो शेष बचेगा वो अवशेष इसमें बच जाएगा, वो होगा NaOH। ठीक है, क्या बचेगा इसमें, NaOH का जो है अपक्षेप इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये हमें एसिटिलीन प्राप्त होगी CH। एसिटिलीन का जो फॉर्मूला होता है वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। ठीक है, यानी कि C2H2। ये क्या है, एसिटिलीन। ठीक, ये एसिटिलीन ये हमें प्राप्त हो जाती है। तो किससे हमें प्राप्त हुई, यही सोडियम फ्यूमरेट से। तो सोडियम फ्यूमरेट से हमें ये प्राप्त हो जाती है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो सक्सिनिक अम्ल है, एक सक्सिनिक अम्ल होता है जिसका फॉर्मूला होता है HOOC CH2 और COOH। ठीक है, तो एक ये होता है सोडियम, इसे हम कहते हैं इसको कहते हैं सक्सिनिक अम्ल। ये क्या है, सक्सिनिक अम्ल है। CH2 का होल ट्वाइस, या ऐसा लिख सकते हैं कि CH2 COOH का होल ट्वाइस। तो इसको हम कहते हैं सक्सिनिक अम्ल। इसके द्वारा भी, या इसका हम विद्युत अपघटन करें जल के साथ तो भी हमें एसिटिलीन प्राप्त हो सकती है, यानी कि एसिटिलीन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो या तो इसके द्वारा या फिर हमारा सोडियम फ्यूमरेट के द्वारा, इन दोनों के द्वारा हमें एसिटिलीन प्राप्त होती है विद्युत अपघटन करने पर। तो याद रखना इसको भी। ठीक है, इसको भी याद रखना, सक्सिनिक अम्ल और सोडियम फ्यूमरेट इन दोनों के द्वारा हमें प्राप्त होती है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपकी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 2 है हमारा वो क्या है, ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 1 ब्यूटेन 3 आयन आर। इसका कहने का मतलब ये है कि 1 ब्यूटेन 3 आयन में सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या होती है, यानी कि कितनी संख्या होती है इसमें, तो हमें बताना है। जल्दी से बताइए। पहला जो ऑप्शन है हमारा 5 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और 5 पाई बॉन्ड। दूसरा ऑप्शन है 7 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड। तीसरा ऑप्शन है 8 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। और चौथा ऑप्शन है 6 सिग्मा और 4 पाई बॉन्ड। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो B हमारा सही होगा। ठीक है, यानी कि 7 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड इसमें होंगे। अभी किस प्रकार से होते हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या बात कर रहे हैं हम, 1 ब्यूटीन 3 आयन की बात कर रहे हैं। तो 1 ब्यूटीन 3 आयन का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा H। ठीक है, अब देखो इसमें हम बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या कंप्लीट हो गया, 1 2 3, एक यहाँ पर
3 4 हो गए, इसके 3 है, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जुड़ा होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है 1 ब्यूटीन 3 आयन, ठीक है, 1 ब्यूटीन 3 आयन, ये IUPAC नाम है इसका। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमें तो बॉन्ड की बात करनी है, बॉन्ड देखने हैं। तो देखो सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा यहाँ पर। ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें देखो दोस्तों आपको पता ही है कि पहला जो होता है सिग्मा बॉन्ड, और जो नीचे के हैं ये क्या, पाई बॉन्ड, यानी कि 2 पाई बॉन्ड होंगे इसमें, ठीक है, पाई बंद होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर यहाँ सिंगल है तो यहाँ सिग्मा होगा एक, यहाँ पर डबल है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो हमने देखा, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा यहाँ पर होगा, एक H ये जुड़ा हुआ तो एक सिग्मा यहाँ पर होगा। अब काउंट कर लेते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो हो गए हमारे, यानी कि 7 कितने हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक। एंड अब देखते हैं पाई, 2 पाई ये रहे और 1 पाई ये जुड़ा हुआ है, तो कितने हो गए 3 पाई। तो हमने देखा कौन सा ऑप्शन था ये इसमें, जल्दी से बताइए, हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड इसमें होंगे। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर जो है हमारा 3, यानी कि तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है ओजोनोलाइसिस ऑफ 2 मैथिल ब्यूटीन 2 यील्ड। तो हम इसका मतलब यह है कि 2 मैथिल ब्यूटीन 2 के ओजोनीकरण पर प्राप्त होता है। तो इसके ओजोनीकरण पर जो है वो क्या प्राप्त होता है हमें बताना है। पहला ऑप्शन है केवल एल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन है केवल कीटोन, तीसरा ऑप्शन है एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों, चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर है वो हमारा सी करेक्ट होगा, यानी कि एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से दोनों प्राप्त होते हैं, किसके ओजोनीकरण के द्वारा, 2 मैथिल ब्यूटीन 2 के द्वारा। तो इसका जो ओजोनीकरण अगर हम करेंगे, ठीक है, इसका ओजोनीकरण हम करेंगे तो हमें एक तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा और कीटोन, ये दोनों ही प्राप्त हमें हो जाते हैं, ठीक। समझते हैं, देखो 2 मैथिल ब्यूटीन 2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 मैथिल ब्यूटीन 2, तो मैथिल यानी कि CH3 CH3, यहाँ पर एक CH3 जुड़ा होगा। तो आप देखो 1 यहाँ से काउंटिंग करेंगे, देखो इधर भी CH3 जुड़ा हुआ है, इधर भी CH3 जुड़ा हुआ है, तो इधर वाली कार्बन संख्या से हम इसको शुरू कर देंगे काउंटिंग इसकी 1 2 3 4। तो हमने देखा यहाँ पर कौन सा 2 मैथिल, तो देखो एक सी ये है एक सी है, तो 1 2 यानी कि 2 पर मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा 2 मैथिल, एक मैथिल ये वाला और एक ये। तो यहाँ पर देखेंगे इसे तो कहेंगे हम 2 मैथिल 2 ब्यूटीन, ठीक है, 2 मैथिल 2 ब्यूटीन। अब इसका क्या करना, हमें ओजोनीकरण करना है, ठीक है, यानी कि ओजोनोलाइसिस हमें इसका कर देना है। जब हम इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो नीचे समझ लेंगे इसको इस प्रकार से, क्या कर रहे हैं हम, ओजोनोलाइसिस, ठीक है, यानी कि ओजोनीकरण। तो इसका ओजोनीकरण किया, क्या क्या प्राप्त होगा, देखो एक तो हो जाएगा इसमें एसिटिल्डिहाइड और एक एसीटोन, दोनों प्राप्त हमें हो जाएंगे। तो एसीटोन हमें कहाँ से प्राप्त होगा, देखो एसीटोन हमें ये प्राप्त होगा यहाँ से, इस प्रकार से ओजोनीकरण कर रहे हैं तो ये पोर्शन, तो ये अलग हो जाएगा और एक ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब हम ओजोनीकरण करते हैं तो ओजोनीकरण का मतलब ये है यहाँ पर कि हम इसमें O2 से रिएक्शन कराएंगे इसकी, ठीक है। तो O2, एक O तो इसके साथ जुड़ जाएगा और एक O इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3C और यहाँ पर O और यहाँ CH3, ठीक है। तो ये जो O है ऑक्सीजन, ये जुड़ेगा किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ। इसी प्रकार से प्लस, अब ये देखो मैंने इसको अलग किया था, ये कितना था CHO हो जाएगा और ये CH3, ठीक है, CHO तो ये क्या है, ये है एसिटिल्डिहाइड, ठीक है, ये एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मूला है, एसिटिल्डिहाइड, ठीक, एसिटिल्डिहाइड का ये फॉर्मूला है CHO या CH3CHO। और ये क्या है, यहाँ पर देखो CH3 CO तो CH3 CO क्या है, कीटोन, ये क्या है, कीटोन है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एसीटोन भी कहते हैं, यानी कि एसीटोन CH3 CO ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर एक तो कीटोन हमें मिल गया और दूसरा एक एसिटिल्डिहाइड मिल गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सी वाला एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स मीथेन गैस ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर, यानी कि निम्न में से कौन जल के साथ क्रिया
से मैथिन गैस निष्कासित करता है। तो मैथिन गैस जो है वो कौन निष्कासित करता है? सिलिकॉन कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड या आयरन कार्बाइड? तो जल्दी से बताइए कौन मैथिन गैस जो निष्कासित करता है? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो सी हमारा करेक्ट है, यानी कि एल्युमिनियम कार्बाइड जो है वो एल्युमिनियम कार्बाइड का अगर हम जल के साथ क्रिया कराएंगे तो ये मैथिन गैस निष्कासित करता है। ठीक है, जल के साथ हम क्रिया कराएंगे, तो जल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो इसका क्या कराएंगे हम? हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम? हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एल्युमिनियम कार्बाइड का। तो एल्युमिनियम कार्बाइड जो होता है वो होता है फॉर्मूला Al4C3। ठीक है, ये क्या है? एल्युमिनियम कार्बाइड, ये एल्युमिनियम कार्बाइड है। इसका क्या कराएंगे हम? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब H2O, जल के साथ इसकी क्रिया कराएंगे। ठीक, तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? AlOH का होल थ्राइस, ये प्राप्त हो जाएगा, और CH4 यानी कि मीथेन गैस हमें ये प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, मीथेन गैस। तो ये क्या है हमारा? इसको क्या करें? AlOH3 होल OH का होल 3। तो AlOH का होल 3 इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? तो दोस्तों ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर जो 4 है हमारा, तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 5। तो 5 में ये क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 5 है ये। ठीक है, ये पूछ रहा है कि रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैन बी मेजर्ड बाय, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन मापा जा सकता है। तो जल्दी से बताइए किसके द्वारा मापा जा सकता है? नैनोमीटर द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा, पोलरीमीटर द्वारा या श्यानता मापी द्वारा? तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है सी करेक्ट होगा, यानी कि पोलरीमीटर द्वारा। किसके द्वारा? पोलरीमीटर, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश का जो घूर्णन हम मापते हैं वो पोलरीमीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो आपने पढ़ा था इसमें ध्रुवण वाले चैप्टर में कि यदि प्रकाश तरंगों का कंपन जो होता है वो प्रकाश संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर के प्लेन में एक ही दिशा में हो और प्रत्येक यानी कि एवरी डायरेक्शन में सममित न हो, और इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश का जो घूर्णन होता है उसका मापन पोलरीमीटर द्वारा किया जाता है। और ध्रुवण प्रकाश का विशेष एक गुण ये भी होता है कि जिसमें प्रकाश की किरण घूर्णन प्रक्रिया का पालन करती है। क्लियर है? ध्रुवण की घटना अनुप्रस्थ तरंगों में ही होती है। ये भी आपको याद रखना है कि जो ध्रुवण की घटना होती है वो किसमें होती है? अनुप्रस्थ तरंगों में ही होती है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें, अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुप्रस्थ तरंगों में ही होती है। क्लियर है? तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको समझा दी है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 6 है वो क्या है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। ये है कि SO2 में संकरण होता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इन SO2 इज। तो क्या होता है SO2 में संकरण? पहला ऑप्शन है SP, दूसरा ऑप्शन है हमारा SP2, तीसरा ऑप्शन है हमारा SP3 और चौथा जो ऑप्शन है हमारा वो है SP3D। तो जल्दी से बताइए कौन सा संकरण इसमें होता है? बिल्कुल सही दोस्तों, इसमें जो संकरण होता है वो क्या होता है? SP2 संकरण होता है, यानी कि SO2 में जो है क्या होता है? SP2 संकरण, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है एकदम। ठीक है, कैसे होता है SO2 में ये समझ लेते हैं। तो देखो SO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि S डबल बॉन्ड O और इधर लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O। क्लियर है? तो अब देखेंगे इसमें टोटल, इसके अंदर देखो एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये है, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर होगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर होगा। ठीक, और एक क्या होगा यहाँ पर? पाई बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड इसमें होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो टोटल सिग्मा बॉन्ड है वो 2 होंगे। कितने होंगे? टोटल सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। तो हमें तो केवल जब हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण की बात करते हैं तो केवल सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2। दूसरी बात, जब हम इसको देखेंगे यानी कि पेयर बनाएंगे तो इसमें इसके साथ जो है, ठीक है, जब इसकी हम बात करते हैं तो एक लोन पेयर जो एक क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस लोन पेयर को ऐड कर देंगे +1, यानी कि 2 + 1 इज इक्वल टू कितनी संख्या हो गई? 3। तो हम देखेंगे 3 के अनुसार हम देखते हैं कि संकरण जो होता है वो क्या होता है? संकरण ये होता है SP2। क्लियर है? तो SP2 संकरण होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 7। तो जो 7वां प्रश्न है वो क्या है? वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये है अमोनिया की आकृति है। तो अमोनिया की जो आकृति वो बतानी है हमें। पहला ऑप्शन है हमारा पिरामिडीय चतुष्फलकीय, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन त्रिकोणीय और चौथा ऑप्शन है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो बी हमारा करेक्ट है, चतुष्फलकीय होता है। कितना होता है? चतुष्फलकीय। क्लियर है? तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो अगले प्रश्न को
देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिया होगा उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। और दोस्तों आप इन सभी प्रैक्टिस सेटों को करके सक्सेस हो जाएं, ये मेरी ईश्वर से कामना रहेगी। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 अपना। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है, NH3 एंड BF3 फॉर्म एन एडक्ट रेडिली बिकॉज दे फ्रॉम, यानी कि हिंदी में कहते हैं NH3 और BF3 आसानी से योगात्मक बनाते हैं क्योंकि ये बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये जल्दी से बताइए। पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है एक उप सहसंयोजक बंध यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन है ए कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है एन आयोनिक बॉन्ड और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है, यानी कि उप सहसंयोजक बंध, ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मतलब हिंदी में यह है कि निम्न में से कौन सा संयोजन उप सहसंयोजक बंध के द्वारा सर्वोत्तम ढंग से व्यक्त होता है। तो सर्वोत्तम ढंग से कौन सा व्यक्त होता है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है H2 + I2, दूसरा ऑप्शन हमारा Mg + 1/2 O2, तीसरा ऑप्शन है Cl + Cl और डी ऑप्शन हमारा H + H2O। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन उप सहसंयोजक बंध के द्वारा सर्वोत्तम ढंग से व्यक्त होता है। तो सर्वोत्तम ढंग से जो है वो H+ और H2 व्यक्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। तो जो प्रश्न नंबर 10 है हमारा वो ये है कि एलिमेंट X इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड एलिमेंट Y इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोथ आर यूनिवेलेंट, द कंपाउंड फॉर्म्ड वुड बी। मतलब हिंदी में इसका यह है कि तत्व X प्रबल विद्युत धनावेशित तथा तत्व Y प्रबल विद्युत ऋणावेशित है, दोनों एकल संयोजक हैं, बनने वाला यौगिक होगा। तो कौन सा यौगिक होगा बनने वाला इसमें। ए ऑप्शन है हमारा X + Y माइनस X Y प्लस और सी ऑप्शन है X Y या फिर डी ऑप्शन है X Y। ठीक है, X2Y। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। जी दोस्तों देखो ऑप्शन आप करेक्ट बताइए जल्दी से, इतने में आपको एक थोड़ी सी इसकी डिटेल समझा देता हूँ। दोस्तों अगर हम प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व की बात करें, ठीक है, तो प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व जो है वो आवर्त सारणी के फर्स्ट ए, इसमें फर्स्ट ए और सेकंड ए समूह के होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ए और सेकंड ए के समूह के जो प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, क्लियर है। और प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो होते हैं हमारे 7A में, आवर्त सारणी के 7A समूह में होते हैं। ठीक है, जिसको हम हाइड्रोजन समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम हाइड्रोजन समूह भी कहते हैं। तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि H + Y- नामक यौगिक बनेगा। यहाँ पर कौन सा बनेगा, ये बनेगा यौगिक, एक तो X+ और Y-। क्यों बनेगा, क्योंकि X जो है वो धातु है और Y जो है वो क्या है, अधातु। ये धातु होगी यहाँ पर धातु और ये होगी अधातु। क्लियर है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है जल्दी से बताइए इसमें। तो ये X+ और Y- यानी कि पहला ही वाला ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न नंबर हमारा क्या है वो है 11। प्रश्न नंबर 11, इन ए क्रिस्टल कैटायन एंड एनायंस आर हेल्ड टुगेदर बाय, यानी कि एक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन जुड़े होते हैं। तो जल्दी से बताइए कौन कौन से जुड़े होते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है स्तर वैद्युत बल के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय बल के द्वारा और चौथा ऑप्शन है हमारा सहसंयोजक बल के द्वारा। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन हमारा है वो सी करेक्ट होगा, यानी कि सी नंबर। ठीक है, नाभिकीय बल के द्वारा जो है ये जुड़े होते हैं। जो आयन होते हैं, आयनों पर उच्च आवेश होता है। जो बड़ा धनायन जो है और छोटा धनायन ऋणायन होगा। बड़ा धनायन क्या होगा, बड़ा जो होगा वो धनायन होगा और छोटा जो होगा वो ऋणायन होगा। क्योंकि धनायन में जितना अधिक आवेश होता है उस धनायन की ध्रुवण क्षमता जो है उतनी अधिक होती है। क्लियर है। और ऋणायन की ध्रुवणता यानी कि पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो उतनी ही अधिक होगी। एक अच्छे अति व्यापन के लिए अथवा स्थायी यौगिक के लिए धनायन की ध्रुवणता क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है और ऋणायन की ध्रुवणता क्षमता जो होती है वो अधिक हो जाती है। क्लियर है। तो इसलिए ये जो है नाभिकीय बल के द्वारा यहाँ पर जुड़ेंगे धनायन और ऋणायन, किसमें, एक क्रिस्टल में। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक, ये प्रश्न आ सकता है। तो अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है दोस्तों, 12 है 1H1 + 1H2 = 2He3 + 0N1। द एबोव न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड, यानी कि जो एबोव न्यूक्लियर रिएक्शन है ये क्या कहलाती है। जल्दी बताइए क्या कहलाएगी,
इज कोल्ड, कोल्ड का मतलब क्या कहलाती है, तो जल्दी से बताइए क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है हमारा नाभिकीय विखंडन, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन, और तीसरा ऑप्शन है कृत्रिम तत्वांतरण, और चौथा ऑप्शन है सतत विघटन। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट होगा बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, बी, यानी कि नाभिकीय संलयन। यहाँ पर जो छोटे छोटे दो परमाणु हैं एक बड़ा परमाणु बना रहे हैं, यानी कि जुड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर है हमारा 13, ठीक है, 13 प्रश्न क्या है ये, न्यूक्लाइड्स हैविंग द सेम एटॉमिक एंड मास नंबर्स आर नोन एज, समान परमाणु क्रमांक परमाणु भारों वाले नाभिकों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, समावयवीय या समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक या समदाबी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट होगा, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक हम उसको कहते हैं, समान जिसमें परमाणु क्रमांक हो और समान परमाणु भार वाली जो नाभिक होती हैं उसको हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्लियर है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं अपना। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है, प्रश्न नंबर 14। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, रेडियो एक्टिव डीके इज रिएक्शन ऑफ, यानी कि रेडियो एक्टिव विघटन एक क्रिया है। तो क्या है, फर्स्ट प्रथम कोटि की क्रिया, द्वितीय कोटि की, तृतीय कोटि की या फिर शून्य कोटि की। तो बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है ए वो हमारा करेक्ट है, यानी कि प्रथम कोटि की ये क्रिया होती है रेडियो एक्टिव विघटन। किस प्रकार से होता है दोस्तों कि अगर हम रेडियो एक्टिव विघटन की बात करें, किसी रेडियो एक्टिव विघटन की बात करें तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू NO और E की पावर माइनस के लैम्डा इंटू टी। यहाँ पर जो NO है ये क्या होता है, प्रारंभिक भाग होता है, यानी कि फर्स्ट भाग, ये फर्स्ट भाग होता है या फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं। और ये टी समय का जो शेष भाग है, ठीक है, टी समय का शेष भाग होता है। अब हम इस वाली इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 अपॉन इस ई की पावर माइनस के लैम्डा टी को इधर ले जाएंगे, 1 अपॉन में एन को ले जाएंगे इसके अपॉन में, ठीक है। तो ई की पावर माइनस के लैम्डा टी और इज इक्वल टू NO अपॉन एन। क्लियर है, एन है ये एन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर ऊपर हो जाएगा प्लस का ये गामा टी, ऊपर ले जाएंगे इसको, और इधर रहेगा हमारे पास ये ऐसा है NO अपॉन एन। तो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिल गई यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों में जब हम लॉग लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये कि लॉग ई की पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू लॉग, ये हो जाएगा हमारे पास NO अपॉन एन। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, जब एंटी लॉग के द्वारा इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये ई की पावर है, देखो एंटी लॉग ले लेंगे इसका, तो यहाँ तो लैम्डा टी आ जाएगा केवल, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास लॉग NO अपॉन एन। क्लियर है। तो एंटी लॉग में केवल ये पोर्शन इसका सोल्व हो जाएगा, क्योंकि लॉग ई जो होता है वो 1 होता है, यानी कि लॉग ई इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ये याद रखना आपको, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा टी इधर आ जाएगा अपॉन में इसके, तो अब इसकी वैल्यू रख देंगे हम। तो हम देखेंगे तो ये इसके बाद फाइनली जो इक्वेशन आएगी हमारी वो आएगी 2 पॉइंट, ये आपने पढ़ी होगी इक्वेशन 2.303 अपॉन टी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास log 10 बेस जो है इसका 10 रहेगा और NO अपॉन एन। क्लियर है। तो ये फाइनली हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इसी इक्वेशन से स्पष्ट हो रहा है कि रेडियो विघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो ये जो है, ये जो फॉर्मूला है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी से स्पष्ट हो रहा है कि रेडियो एक्टिव विघटन हो गया ये, और ये विघटन जो है बताता है कि ये प्रथम कोटि की एक क्रिया है। क्लियर है। तो ये कौन सा प्रश्न था, प्रश्न नंबर 14 था हमारा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर हमारा जो है वो कौन सा होगा, 15 नंबर। तो 15 नंबर क्या है हमारा, प्रश्न नंबर ये है, ठीक है। क्या है 15 नंबर कि कंप्लीट द रिएक्शन, ये रिएक्शन देखिए इसको कंप्लीट करना है 7n की पावर n14 0n1 और इज इक्वल टू प्लस 1h1। तो जल्दी से बताइए क्या किस कंप्लीट होगी, कैसे कंप्लीट होगी। ऑप्शन हमारे ये रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 6C14 6C13 6C12 और 7n15। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ए ही करेक्ट होगा, यानी कि ए नंबर 6C14, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन एक एटम निकल रहा है, तो 1 ये क्या है, न्यूट्रॉन जोड़ रहे हैं, तो इसमें ऊपर 1 और ये 14 कितना होगा 15, तो 15 इधर होना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर कार्बन 6C14 और 1 कितना हो गया 15 हो गया ये, ठीक है 15। और नीचे हम देखेंगे ये 7 है और ये 0, इनके 7, तो 6 और 1 7 हो गया। तो इसका मतलब दोनों तरफ क्या है, संतुलन है इक्वेशन का। तो क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो N7N14 होता है,
क्या होता है 7n14 होता है, एक न्यूट्रॉन के साथ संलित होकर 6 कार्बन 14 और 1 H1 बनाता है। क्लियर है? तो हम इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो अब प्रश्न नंबर हमारा जो है वो कौन सा है, 16 है। 16 नंबर ये क्या है कि इमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल लीड्स टू ए, यानी कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन से होता है। क्या होता है जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए है परमाणु के आवेश में 2 इकाई की कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी है परमाणु के आवेशों में 2 इकाई की अधिकता होती है। ऑप्शन नंबर सी है परमाणु के द्रव्यमान में 2 इकाई की कमी होती है। ऑप्शन नंबर डी है परमाणु के द्रव्यमान में 4 इकाई की अधिकता होती है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ए करेक्ट है, यानी कि परमाणु के आवेश में 2 इकाई की क्या होती है, कमी होती है। कब? जब अल्फा कण के उत्सर्जन होता है। तो अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु के आवेश में 2 इकाई की कमी होती है। क्लियर है? यहाँ पर किसकी बात करते हैं? अल्फा डीके की बात कर रहे हैं। तो अल्फा डीके क्या होता है, जैसे हम मान लें कि परमाणु क्रमांक Z और बाहर इसका A मान लें, तो इस प्रकार से अगर हम डीके करेंगे तो डीके क्या करेंगे, अल्फा डीके। ये आपने पढ़ा है अच्छे से। तो अल्फा डीके में क्या होता है, परमाणु क्रमांक में 2 की और इसमें 4 की, यानी कि देखो ये कह रहा है आवेश में 2 इकाई की कमी। तो आवेश की बात कर रहे हैं हम, 2 इकाई की कमी हो जाएगी। तो आवेश क्या हमारा ये है Z, तो Z-2 ये X और A-4, इसमें 4 की हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे +2He4, ठीक है, यानी कि हीलियम हमें प्राप्त हो जाएगा इस कंडीशन में। क्लियर है? तो यहाँ से हम इससे समझ सकते हैं कि किसी नाभिक के एक अल्फा कण विघटन से परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी हो गई। परमाणु क्रमांक में कितनी होगी, 2 इकाई की कमी हो गई, और परमाणु भार में 4 इकाई की कमी हो जाती है। क्लियर है ना? और किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है उसमें अगर हम देखेंगे जो भी ये कमी होती है या जितनी भी कमी होती है वही क्या है, आवेशों में कमी होती है। क्लियर है ना? परमाणु क्रमांक में जो भी कमी होती है वही आवेशों में कमी होती है। तो यहाँ पर कितनी कमी हो रही है परमाणु क्रमांक में, 2 की। तो आवेश में भी कितनी कमी हो जाएगी, 2 की कमी हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्लियर है? तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। ये क्या कहेगा, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई थी। तो किसने की थी? हेनरी बैकरल द्वारा, रदरफोर्ड द्वारा, जे थॉमसन द्वारा, या मैडम क्यूरी द्वारा। तो ये तो आपको आई होप पता ही है कि कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दी से बताइए फिर भी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि हेनरी बैकरल द्वारा इसकी खोज हुई थी। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर जो 18 है वो क्या, बोर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन, यानी कि बोर मॉडल का व्याख्या कर सकता है। कौन सा ऑप्शन करेगा व्याख्या? केवल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम का, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु अथवा आयन के स्पेक्ट्रम का, हाइड्रोजन अणु के स्पेक्ट्रम का, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा सूर्य के स्पेक्ट्रम का। तो जल्दी से बताइए, जो बोर मॉडल है यानी कि बोर का मॉडल है वो किसकी व्याख्या करता है? तो हमें ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो बी वाला करेक्ट है। केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु अथवा आयन के स्पेक्ट्रम का जो है बोर का मॉडल व्याख्या करता है, यानी कि बोर मॉडल जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु अथवा आयन के स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या कर सकता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो हम देख सकते हैं, हाइड्रोजन इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, या फिर H2+ इसका एग्जाम्पल है, या फिर He2+3 यानी कि 3 आयन प्लस के, ये इसका भी एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो अब प्रश्न नंबर देखते हैं अपना 19। तो 19 प्रश्न क्या है कि 4 एल्काइली मेटल्स A, B, C and D आर हैविंग रेस्पेक्टिवली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज 3.05 -1.66 0.40 and 0.08 वोल्ट, विच वन विल बी द मोस्ट रेड्यूसिंग। मतलब हिंदी में है, 4 क्षारीय धातु A, B, C तथा D का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रम से -3.05 -1.66 माइनस का 0.40 तथा 0.08 वोल्ट है। इनमें से कौन सा अधिकतम अपचायक होगा? तो कौन सा अधिकतम अपचायक होगा इसमें से, जल्दी से बताना है हमें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जब भी हम अधिकतम अपचायक की बात करते हैं, ठीक है, तो अधिकतम अपचायक हमारा कौन सा होता है? वो होता है जो सबसे ज़्यादा जो है वो क्या होगा, ऋण विद्युतीय होगा, यानी कि जिस सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होगा। क्लियर है? तो इसमें हमें देखना है सबसे ज़्यादा जो ऋणात्मक है वो कौन सा है। तो अगर हम देखें इसमें तो सबसे ज़्यादा जो ऋणात्मक है वो कौन सा है हमारा, ये है, ठीक है, माइनस का 3.05। तो ये कौन से नंबर पर है? ये है ए नंबर पर। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपके। अगर समझ में नहीं आया तो इसको मैं डिटेल से समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर हम देखते हैं तो जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही अपचयित हो जाता है। क्लियर है ना? कि जितना अपचयन विभव जितना अधिक होता है उतना ही क्या होता है, वो अपचयित हो जाता है। कहाँ पर? विद्युत रासायनिक श्रेणी में, अर्थात ऑक्सीकरण की भांति वो व्यवहार करने लगता है। अपचयन विभव जितना कम होता है उसका उतना ही अधिक ऑक्सीकरण होने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। क्लियर है? तो एक अपचायक की भांति वो क्या करने लगता है,
व्यवहार करने लगता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। ये 4 दे रखे हैं यहाँ पर, ये अपचयन विभव है, इनके जो विभव हैं वो ये हैं इस प्रकार के, ठीक है, ये दे रखे हैं। तो इनमें से हम देखेंगे कि ए का जो अपचयन विभव है वो सबसे कम है, ए का, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऋणात्मक है, तो इसका अपचयन विभव क्या है, सबसे ज़्यादा कम। तो इसका मतलब यह है कि ए अपचायक, जो ए का या कह सकते हैं अपचायक जो है उसकी भांति, और डी का जो अपचयन विभव है वो सबसे अधिक है, यहाँ पर देख रहे हैं हम, क्योंकि वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये आक्सीकरण की भांति कार्य करेगा और ये कैसे करेगा, अपचायक की भांति कार्य करेगा। तो अपचायक, ये कहना ना अधिकतम अपचायक कौन सा होगा, तो अधिकतम अपचायक हमारा ये हो जाएगा ए, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर क्या है, विच ऑफ द सब्सटेंसेस NaHgSPt एंड ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैविंग एक्वेस सॉल्यूशन। तो जल्दी NaHgSPt तथा ग्रेफाइट में कौन सा पदार्थ जो है वो जलीय विलयन वाले विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर ए मैंने बताया था आपको, NaPt एंड ग्रेफाइट, Na यानी कि सोडियम एंड Hg ओनली, या Pt एंड ग्रेफाइट ओनली, या Na एंड S ओनली। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा, यानी कि Pt एंड ग्रेफाइट ओनली, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है सी। तो इसको हम समझ लेते हैं कि NaHgS और Pt, ठीक है, ये हमने देखे हैं, और ग्रेफाइट, ये 5 जो हैं तत्व दिए हैं, इनमें से जलीय विलयन में केवल Pt और ग्रेफाइट को ही इलेक्ट्रोड के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि NaHgS तीनों जो है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर हैं। किसके हैं ये, हाइड्रोजन के ऊपर हैं। कौन कौन से, Na, Hg और S, ये जो है तीनों, ठीक है, ये किसके ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर हैं। क्लियर है। तो जिनके कारण जो है जल का विद्युत अपघटन इनका नहीं हो सकता है, और यहाँ पर केवल और केवल किसका होगा, Pt और ग्रेफाइट का जलीय विद्युत अपघटन हो सकता है। तो इसलिए हम इसको ही वहाँ पर ले सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और आपको अगर वीडियो समझ में आ गई है और ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए और आप इन वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के प्रैक्टिस सेट में केवल 20 ही प्रश्न हम लेकर आए हैं, क्योंकि हमें इनको समझाना भी होता है। प्रश्न बहुत ज़्यादा जो है ये समझाना होता है, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो वीडियो को छोटा करने के लिए हम कम प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।